उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हेलो सर, चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, रणधीर सिंह ने कहा। नंबर नोट किया कर लीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही एक नंबर बता दिया गया। रणधीर सिंह ने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। बात करनी है, रणधीर सिंह ने वापस आते हुए कहा। सिर्फ इतना मालूम करना है कि वो रिहाइश गाह पर मौजूद है या नहीं। टाइगर ने कहा। वहाँ से होटल की तरफ से एक आदमी मुहैया किया गया है, इसका नाम विष्णु है। मैं मालूम करता हूँ इससे, लेकिन क्या तुम्हारे बारे में भी कुछ कहना है? रणधीर सिंह ने कहा। नहीं, सिर्फ ये मालूम करो कि वो मौजूद है या नहीं। टाइगर ने कहा तो रणधीर सिंह ने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसने लाउडर का बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी। यस, रिसीवर उठते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। शॉरिंग होटल से रणधीर सिंह बोल रहा हूँ। रणधीर सिंह ने कहा। ओ बॉस, आप? मैं विष्णु बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इस बार मौतबाना लहजे में कहा गया। कैसा काम जा रहा है वहाँ? खुश तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रणधीर सिंह ने कहा। ओ नहीं बॉस, थॉमस साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वैसे भी वो ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारते हैं। विष्णु ने जवाब दिया। इस वक्त भी मौजूद हैं या बाहर गए हुए हैं? रणधीर सिंह ने पूछा। नहीं बॉस, वो मौजूद नहीं हैं, शाम को ही वापस आएंगे, फिर खाना खाकर दोबारा चले जाएंगे और फिर रात गए वापस आएंगे। विष्णु ने जवाब दिया। ओके, मैंने तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। रणधीर सिंह ने कहा। शुक्रिया बॉस। दूसरी तरफ से विष्णु ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, रणधीर सिंह ने कहा और रिसीवर रख दिया। और कुछ? रणधीर सिंह ने वापस मुड़ते हुए कहा। नहीं बस शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे अरे, ये क्या? बैठो, मिलकर खाना खाएंगे, रणधीर सिंह ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, एक काम तो तुम्हारी मदद से हो गया है, इसकी तो रिपोर्ट देकर फारिग हो जाऊंगा, लेकिन और भी बहुत से काम करने हैं, इसलिए शुक्रिया, टाइगर ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मामूली से काम के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी, रणधीर सिंह ने मुसाफिया करते हुए कहा। मैं बांट कर खाने का आदी हूँ, इसलिए कामयाबी भी होती है और बरकत भी। गुड बाय, टाइगर ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोई से मालूम हो गया था कि थॉमस इस वक्त रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं, लेकिन वो फौरी वहाँ पहुँचना चाहता था ताकि जैसे ही थॉमस वापस आए इससे मालूमात हासिल करके फौरी वापस जा सके। थोड़ी देर बाद टैक्सी उसे लिए हुए बाटी कॉलोनी की तरह बढ़ी चली जा रही थी। कॉलोनी के आगाज़ में उसने टैक्सी छोड़ दी और फिर जेबों में हाथ डाले वो टहलने के अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो कोठी नंबर 12A के सामने पहुंच गया था। कोठी का फाटक बंद था। इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चल लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक अधीर उम्र आदमी बाहर आ गया। तुम्हारा नाम विष्णु है? टाइगर ने कहा। जी हाँ, आप कौन हैं? इस आदमी ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम रिजवान है और मुझे शारिंग होटल के चीफ सुपरवाइज़र रणधीर सिंह ने भेजा है, अभी उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया था, टाइगर ने कहा। ओ अच्छा, फरमाइए, विष्णु ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैंने मिस्टर थॉमस से मिलना है, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा अगर तुम इजाज़त दो तो, टाइगर ने कहा। लेकिन वो न जाने किस वक्त आए, उनकी आमद का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, विष्णु ने कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। वैसे मुझे रणधीर सिंह ने कहा था कि तुम मेरे साथ ताउन करोगे, अगर तुम चाहो तो उन्हें फ़ोन करके मेरे बारे में पूछ सकते हो, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है, आइए, विष्णु ने वापस मुड़ते हुए कहा और फिर उसके पीछे टाइगर भी कोठी में दाखिल हो गया। ये दरमियाने दर्जे की कोठी थी। विष्णु ने मुड़कर फाटक बंद ही किया था कि टाइगर का बासु घुमा और विष्णु चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि टाइगर ने इसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ दिया। उठने की कोशिश करते हुए विष्णु का जिस्म झटके से साकित हो गया, उसका चेहरा मसक हो गया। किस पर गया है थॉमस? कार पर या? टाइगर ने घुर्राते हुए पूछा। कार पर, विष्णु के मुंह से रुक रुक कर निकला तो टाइगर ने पैर को झटके से मोड़ दिया और विष्णु का जिस्म एक बार तड़पा और फिर साकित हो गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। टाइगर ने पैर हटाया और फिर झुककर उसने विष्णु को उठाया और उसे एक तरफ रखे हुए बने हुए चौकीदार के कमरे के उकब में डाल दिया। फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। बेडरूम की अलमारी से उसे एक ब्रीफ केस मिल गया। उसने उसे खोला तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। इस ब्रीफ केस के एक खाने में एक मशीन पिस्टल के साथ एक तेज़ धार खंजर भी मौजूद था।
वाह, ये तो पूरा असला खाना साथ उठाए फिर रहा है, टाइगर ने कहा। फिर उसने दोनों चीज़ें निकालकर अपनी कोट की जेबों में डाली और फिर ब्रीफकेस की मजीद तलाशी लेने लगा। चंद लम्हों बाद एक डायरी उसके हाथ लग गई। उसने उसे खोला तो ये थॉमस की ज़ाती डायरी थी। इसमें इसकी ज़रूरी नोट्स मौजूद थे। इसकी डायरी उठाई और एक तरह मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया और डायरी पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने डायरी बंद की तो उसे किसी हद तक अपनी मतलूबा मालूमात मिल चुकी थी। थॉमस का ताल्लुक यहूदियों की एक खुफिया तंजीम फार्मा से था। इसमें फार्मा के चीफ का नाम जैक्सन और फार्मा दोनों लिखे हुए थे। इसके साथ ही इसका पता और फ़ोन नंबर भी दर्ज था। उसने डायरी बंद करके उसे भी जेब में डाल लिया और फिर वाकई ही उसे इंतज़ार करते हुए रात पड़ गई। लेकिन थॉमस ना आया तो वो बेचैन हो गया। उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं थॉमस खतरे की पूंछ सूंघ कर एक्रीमिया न चला गया हो। लेकिन उसका सामान चूंकि यहाँ मौजूद था, इसलिए टाइगर अपना ख्याल बदल लेता था। फिर हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। वो तेज़ी से उठा और बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ गया। हॉर्न 2 बार मजीद बजाया गया था। टाइगर ने फाटक का बड़ा कुंडा हटाया और फिर एक झटके से बड़ा फाटक खोल दिया। चंद लम्हों बाद सुर्ख रंग की कार अंदर दाखिल हुई और सीधी गैराज में जाकर रुक गई। कार में एक आदमी था। टाइगर ने बिजली की सी तेज़ी से फाटक बंद किया और जब तक कार रुकती वो फाटक बंद कर चुका था। उसके साथ ही वो चौकीदार के लिए बने हुए कमरे की दीवार के साथ लग गया ताकि कार के उकवी आईने से थॉमस उसे देख ना सके। पर जैसे ही उसे कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी वो तो तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर थॉमस खड़ी हथेली का पुरकुवत फार गर्दन पर सहकर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि टाइगर की लात तेजी से हरकत में आई। पहलू पर पड़ने वाला लात खाकर थॉमस के हलक से एक और चीख निकली। उसने एक झटके से मजीद मुड़कर उठना चाहा, लेकिन दूसरी लात उसकी कनपट्टी पर पड़ी और इस बार उसका जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। टाइगर को मालूम था कि वो तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए अगर उसे थोड़ा सा मौका भी मिल गया वो फिर शायद आसानी से काबू ना आए और यहाँ खुली जगह पर मुसलसल चीखों की आवाज़ें हमसायों को ना कर सकती थी। इसलिए टाइगर ने ये सब कुछ पलक झपकने के से अंदाज में तेजी से किया और फिर थॉमस के बेहोश हो जाने पर उसने झुककर उसे उठाया और अंदरूनी कमरे में लाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। स्टोर से रस्सी का बंडल तलाश करके वो पहले ही इस कुर्सी के साथ रख चुका था। इसने रस्सी का बंडल उठाया और फिर रस्सी की मदद से उसने थॉमस को कुर्सी से जकड़ दिया। उसने गांठ इस अंदाज में लगाई थी कि थॉमस के बावजूद तरबियत याफ्ता होने के भी तरह उसे खोल ना सके। फिर उसने थॉमस के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और चौथे या 5वें थप्पड़ पर थॉमस चीखता हुआ होश में आ गया तो टाइगर ने साथ पड़ी हुई एक और कुर्सी घसीटी और उसे सामने रखकर उस पर बैठ गया। ये क्या मतलब? तुम कौन हो? क्या मतलब? थॉमस ने पूरी तरह होश में आते ही होंठ चबाते हुए कहा। विष्णु की लाश बाहर पड़ी हुई है और मेरा नाम टाइगर है। मेरा ताल्लुक पाकिशिया से है, टाइगर ने कहा और पाकिशिया का नाम सुनकर थॉमस बेइख्तियार चौंक पड़ा। पाकिशिया? मगर मेरा क्या ताल्लुक है पाकिशिया से? थॉमस ने गड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें खुद ही तफसील बता देता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मेरा नाम टाइगर है और मैं इमरान साहब का शागिर्द हूँ। तुम अपने तौर पर हस्पताल में जाकर इमरान साहब को हलाक कराए थे। इमरान साहब ने सिर्फ 2 हफ्ते हस्पताल गुजारने के लिए तुम्हें मारे जाने का साथ ड्रामा किया था, तो तुम्हें ये सब कुछ मालूम हो गया है। तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम ये सब कुछ पहले ही जानते हो। बहरहाल तुमने निक, डॉक्टर अफजल और रीडो की मदद से खेल खेला था। मैंने इंतकामी तौर पर रीडो, निक और डॉक्टर अफजल तीनों को हलाक कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मैं पाकिशिया से यहाँ आया हूँ, टाइगर ने कहा। तुम्हारी डायरी से मुझे चीफ जैक्सन फार्मा, उसके ऑफिस का पता और उसका फ़ोन नंबर भी मालूम हो गया है, टाइगर ने उसे मजीद बताते हुए कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सब कुछ तो तुम्हें मालूम हो चुका है, थॉमस ने कहा। तुमने इमरान साहब के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत को इबरतनाक बनाने के लिए यहाँ आया हूँ, टाइगर ने कहा। ये बच्चों वाली बात है मिस्टर टाइगर। इमरान भी एजेंट है और मैं भी एजेंट हूँ। हम दोनों मिशन पर काम करते हैं। इस पर इंतकाम वाली कोई बात नहीं होती। और ये भी बता दूं कि मेरी बजाय तुम अपने उस्ताद की ज़िंदगी की फ़िक्र करो। वो मेरे हाथों से तो बच गया, लेकिन शायद अब तक वो मौत के घाट उतर भी चुका हो। मैं भी यहाँ इसलिए रुक गया था कि शायद मेरी ज़रूरत पड़ जाए, वरना मैं कब का वापस जा चुका होता। थॉमस जब बोलने पर आया तो बोलता चला गया। तुम फिक्र मत करो, वो इमरान साहब पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। तुम अपनी बात करो, टाइगर ने कहा। तुम मुसलमान अहमक लोग हो, हर काम को गावट पर छोड़ देते हो। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, जो चीज़ चाहे करो। मुझसे गलती हुई कि मैंने गफलत की, और किसी एजेंट से गफलत का होना उसके लिए यकीनी मौत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे मुझे? मार दो, लेकिन मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर बचा सकते हो तो अपने उस्ताद को बचा लो, थॉमस ने कहा।
तुम बार बार ये बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी तंजीम ने कोई और मंसूबा बनाया है इमरान साहब की हलाकत के लिए? टाइगर ने कतराए झुल्लाए हुए लहजे में कहा, सुनो, अगर तुम अपने गॉड की कसम खाकर हल्फ दो तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे उस्ताद की जान बच जाए और मैं भी सुरखरू हो जाऊं। थॉमस ने कहा। कैसा हल्फ? टाइगर ने कहा। तो सुनो, इसराइल के सदर ने अपनी खसूसी ज़राए से ये मालूम कर लिया था कि मेरे हमले से इमरान हलाक नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ ड्रामा किया गया है। तो उन्होंने ये बात फॉर्मा के चीफ को बताई तो फॉर्मा के चीफ ने मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं किया। अब आगे मैं जो कुछ बताऊंगा ये मुझे तुम पहले हल्फ दोगे कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। तुम वो राज बताओ, इसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। तो जब उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया बल्कि दूसरे एजेंट पाकिस्तान भिजवा दिए और मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं काफिस्तान में इस वक्त तक रहूं जब तक दूसरे एजेंट ये मिशन मुकम्मल नहीं कर लेते, क्योंकि हो सकता है कि इन एजेंटों को किसी भी लम्हे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। इससे मैं बेहद मायूस हुआ और अब अगर वो एजेंट कामयाब हो जाते हैं तो फिर खुद अपनी नज़रों से गिर जाऊँगा, लेकिन अगर वो भी मेरी तरह नाकाम रहते हैं तो फिर मेरी शर्मिंदगी ख़त्म हो जाएगी। थॉमस ने कहा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो? टाइगर ने कहा। उसे थॉमस का लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन जाहिर है सिर्फ इस बात पर वो थॉमस जैसे एजेंट को तो नहीं छोड़ सकता था। मैं फ़ोन पर तुम्हारे साथ चीफ से बात करके कंफर्म कर देता हूँ, थॉमस ने कहा। वो वाकई ही ज़हीन आदमी था, इसलिए उसने एक ऐसी बात कर दी थी जो टाइगर के जहन में भी ना आई थी। ठीक है, अगर तुम कंफर्म करा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, टाइगर ने कहा। तो फिर उसने एक तरफ रखा हुआ फ़ोन उठाया और उसे साथ रखकर उसने जेब से थॉमस की ज़ाती डायरी निकाली और उसे खोलकर इसने वो सफ़ा निकाला जिस पर चीफ जैक्सन फॉर्मा के फ़ोन नंबर दर्ज थे। उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर डायरी बंद करके इसने उसे वापस जेब में रख दिया। हाँ बोलो नंबर, टाइगर ने रिसीवर उठाते हुए कहा। तुमने देख तो लिए हैं डायरी में, वही प्रेस कर दो, थॉमस ने कहा। तुम बताओ, टाइगर ने कहा। तो थॉमस ने वही नंबर बता दिए जो डायरी में दर्ज थे। टाइगर ने इसीलिए उसके सामने डायरी खोली थी और नंबर चेक किए थे ताकि वो कोई गलत बयानी करके उसे धोखा ना दे। टाइगर ने पहले इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए और इंक्वायरी ऑपरेटर से काफिस्तान से एक्रीमिया का राब्ता नंबर मालूम करके उसने पहले वो राब्ता नंबर प्रेस किए और फिर वो नंबर प्रेस कर दिए जो थॉमस ने बताए थे और आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने उठकर रिसीवर थॉमस के कान से लगा दिया। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। काफिस्तान से थॉमस बोल रहा हूँ बॉस, थॉमस ने कहा। लहजा मौतबाना था। क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से पूछा गया। अभी तक पाकिस्तान से मेरे साथ राब्ता नहीं किया गया चीफ, क्या मैं वापस ना आ जाऊं? मैं यहाँ अब बहुत बोर हो चुका हूँ, या अगर आप हुक्म दे तो मैं पाकिस्तान जाकर उनकी मदद करूँ, थॉमस ने कहा। नहीं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि इमरान का शागिर्द टाइगर जिसने रीडो को हलाक किया वो तुम्हारी भी तलाश में हो। अलबत्ता तुम वापस आ सकते हो। अगर अब तक उन्होंने तुमसे राब्ता नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने तौर पर सारे काम कर लिए होंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके बॉस, ठीक है, गुड बाय, थॉमस ने कहा और सर हिलाया तो टाइगर ने रिसीवर वापस कुरिडर पर रख दिया। अब तुम्हें यकीन आ गया है, थॉमस ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने कोई नाम ही नहीं लिए, टाइगर ने कहा। पहले तुम हलफ दो कि मुझे जिंदा और सही सलामत छोड़ोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और मेरा वादा भी कायम है कि आइंदा तुम्हारे उस्ताद या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिशन मुकम्मल नहीं करूंगा, थॉमस ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें हलफ देता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा और सही सलामत छोड़कर चला जाऊंगा, टाइगर ने बाकायदा अल्लाह ताला का नाम लेकर कसम खाते हुए कहा। ओके, अब मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुसलमान चाहे वो कितना ही बड़े मुजरिम ही क्यों ना हो, जब गॉड की कसम खाते हैं तो उसे पूरा करते हैं। तो सुनो, तुम्हारे उस्ताद इमरान को हलाक करने के लिए फॉर्मा के 2 सुपर एजेंट्स भेजे गए हैं। इनमें से एक मर्द है और एक औरत। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। मर्द का नाम चार्ली और औरत का मिचली है। ये दोनों इंतहाई तेज़, ज़हीन और फाल एजेंट हैं और आज तक वो कभी अपने मिशन में नाकाम नहीं रहे, थॉमस ने कहा। सिर्फ नामों से बात नहीं बनेगी, उनके हुलिये कदोकामत के बारे में भी तफसील बताओ और कोई ऐसी टिप दो कि जिसकी मदद से उन्हें फौरी तौर पर ट्रेस किया जा सके, टाइगर ने कहा। तो थॉमस ने दोनों के हुलिये और कदोकामत के बारे में तमाम तफसील बता दी। कोई और टिप? टाइगर ने कहा। नहीं, मैं यही तो कुछ बता सकता था, जो कुछ मैं जानता था वो मैंने बता दिया, थॉमस ने कहा।
ओके ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें जिंदा और सही सलामत छोड़कर, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो मैं यहाँ भूखा प्यासा ही मर जाऊँगा। मेरी रस्सियाँ खोलो, थॉमस ने तेज लहजे में कहा। मैंने यही हलफ दिया था। हाँ, कोई ऐसी टिप दो जिससे उन्हें फौरी तौर पर पकड़ा जा सके, तो फिर रस्सियाँ भी खोली जा सकती हैं, टाइगर ने कहा। सॉरी, मैं और क्या बता सकता हूँ, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ ठहरे हैं, किससे मदद हासिल करेंगे, वो मुझसे अलहदा लोग हैं, थॉमस ने कहा। ओके ठीक है, मैं पहले एक कॉल कर लूँ, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसे मालूम था कि डॉक्टर सदीकी एक मखसूस फ़ोन इमरान के हवाले किया हुआ है और उसका नंबर उसे मालूम था और काफिस्तान से पाकिशिया का राब्ता नंबर भी उसे याद था, इसलिए वो नंबर प्रेस करता चला गया। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, हाल मरीज़ खसूसी हस्पताल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की शगुफ्ता आवाज़ सुनाई दी तो थॉमस ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। टाइगर बोल रहा हूँ काफिस्तान से, टाइगर ने कहा। क्या हुआ, थॉमस मिल गया? दूसरी तरफ से इमरान ने कहा तो टाइगर ने थॉमस की रिहाइशगाह में दाखिल होने से लेकर अब तक की सारी सूरत हाल बता दी और साथ ही उसने इमरान पर दूसरे हमले के लिए आने वाले एजेंटों के नाम, हुलिये और कदोकामत भी बता दिए। कैसे कन्फर्म हुई है ये बात? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा तो टाइगर ने फॉर्मा के चीफ जैक्सन से थॉमस के होने वाली बातचीत दोहरा दी। इस जोड़े के नाम मैंने सुने हुए हैं, ये खासे तेज़, फ़आल और सही लोग हैं, इसलिए मुझे उनसे बचने के लिए खसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे। वैसे क्या नंबर है फॉर्मा के चीफ जैक्सन का? इमरान ने कहा तो टाइगर ने नंबर बता दिए। अब इस थॉमस का क्या करना है बॉस? टाइगर ने नंबर बताते हुए कहा। तुमने उसको हलफ दिया है तो उससे पूरा करो, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, मैंने उससे कहा है कि मैं उसे ज़िंदा और सही सलामत छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैं उसे रस्सियों से आज़ाद करा दूंगा, टाइगर ने कहा। सिर्फ लफ्ज़ों से खिलकर किसी को चक्कर देना मुनासिब नहीं है। वैसे भी थॉमस नाकाम रहा है, इसलिए उसकी नाकामी ही बतौर सज़ा काफ़ी है और जिन लोगों ने पाकिशिया में उसका साथ दिया था उन्हें तुम पहले ही ख़त्म कर चुके हो, इमरान ने कहा। यस बॉस, अल्लाह हाफिज़, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारा बॉस वाकई अजीम आदमी है। दुनिया में ऐसे लोग वाकई नायाब होते हैं। अब मुझे अपनी नाकामी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरे हाथों ऐसा अजीम एजेंट हलाक नहीं हुआ, थॉमस ने कहा तो टाइगर ने उसके उकब में जाकर रस्सी की गांठ खोल दी। अब बाकी रस्सियां तुम खुद खोल लेना, मैं जा रहा हूँ, टाइगर ने कहा और तेज़ी से दौड़ता हुआ बिरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब वो जल्द अज जल्द पाकिशिया पहुँच कर चार्ली और मिचली से दो हाथ करना चाहता था। इमरान बेड पर लेटा हुआ था। वो गहरी नींद सो रहा था कि उसके जहन ने जैसे उसे एक झटके से जगा दिया। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ ओके था। उसके साथ मरीज भी गहरी नींद सो रहे थे। सामने दीवार पर लगे हुए क्लॉक में रात के 1 बजे थे, लेकिन उसे ये समझ ना आ रही थी कि वो जागा क्यों है। उसके जहन पर अलबत्ता ग़ुनूद की धुएं के से अंदाज में छाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जाग उठा था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने बेड के साथ जो ट्रॉली का खाना खोला, उसमें एक सुर्ख रंग की गोली मौजूद थी। हेड नर्स जो यहाँ आकर रात के वक्त उससे दवा दे जाती थी, दूसरी अदवायात के साथ ये सुर्ख रंग की गोली भी शामिल थी। इमरान इस गोली को देखकर चौंक पड़ा था, क्योंकि उससे मालूम था कि इसकी दवा तो डॉक्टर सदीकी खुद तजवीज़ करता था और बाकायदा इमरान को इस बारे में आगाह भी कर दिया करता था। लेकिन नर्स ने आज रोज़ाना की खुराक के साथ ये सुर्ख रंग की गोली भी शामिल कर दी थी। ये गोली क्या डॉक्टर सदीकी ने तजवीज़ की है? इमरान ने हाथ में मौजूद दवा को देखते हुए कहा। यस सर, इससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने उसके सामने गोलियां मुंह में डाल ली, लेकिन उसने हाथ की उंगलियों में मौजूद रखने में सुर्ख रंग की गोली नीचे सुर्ख कंबल में गिरा दी थी। ये नया कंबल भी ये नर्स खुद ले आई थी और उसने उसका पहले वाला कंबल खुद तब्दील कर दिया था। हालांकि ये कंबल हर दूसरे रोज़ तब्दील किया जाता था। बहरहाल इमरान ने इसका तो ज़्यादा ख्याल ना किया था, लेकिन गोली वो बगैर डॉक्टर सदीकी से बात किए किसी सूरत ना खा सकता था, इसलिए उसने नर्स को यही तासुर दिया था कि उसने दूसरी दवा के साथ सुर्ख रंग की गोली भी खा ली है। फिर नर्स के वापस जाने के बाद उसने गोली उठाकर उसे ट्राली के खाने में रख दिया था, ताकि सुबह जब डॉक्टर सदीकी राउंड पर आएगा तो वो इसे इस सिलसिले में बात करेगा। अब उसे अचानक ख्याल आ गया था कि अगर वो ये गोली खा लेता तो उसका जहन उसे झटका देकर जगा ना सकता था। उसके साथ इसके जहन में टाइगर की फ़ोन कॉल आ गई। उस ख्याल के साथ इसके जहन में छाई हुई ग़ुनूदगी भी इस तरह गायब हो गई जैसे सूरज के निकल आने पर शबनम के कतरे गायब हो जाते हैं। वो बेइख्तियार उठकर बैठ गया। कोई ये तहखाना खसूसी तौर पर बनाया गया था और ये बम प्रूफ था।
اس میں داخلے کے لیے بھی انتہائی سخت اور انتظامات کیے گئے تھے اور عمران کو یقین تھا کہ اب یہاں تک کوئی غیر متعلق آدمی نہ پہنچ سکے گا۔ لیکن جب ٹائیگر نے کافرستان سے ان سے فون پر بات کر کے فارما کی طرف سے چارلی اور مچلی کو عمران کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا ہے تو عمران نے بلیک زیرو کو فون کر کے اسے کہہ دیا کہ وہ فوری طور پر صفدر کے ذریعے چند خاص آلات بھجوا دے، اور پھر یہ آلات یہاں پہنچ بھی گئے اور عمران نے انہیں ایسی جگہوں پر نصب کر دیا جہاں عام طور پر انہیں دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ اس طرح عمران زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی سے بھی اچھی خاصی بحث کی تھی کہ وہ اسے کیوں مزید 1.5 ہفتے تک یہاں روکنے پر مصر ہیں، لیکن ڈاکٹر صدیقی نے جب اسے بتایا کہ اس کے اعصابی مرکز پر زہریلے اسباب پوری طرح آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے حاوی ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ اثرات موجود ہیں، جب تک یہ اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے تب تک ہر لمحے یہ خطرہ موجود رہے گا کہ کسی بھی وقت عمران کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، اس لیے ابھی عمران کو یہاں آئندہ 1.5 ہفتے تک رہنا ہوگا۔ ویسے عمران خود بھی محسوس کرتا تھا کہ اس کے اعصاب بھی پہلے کی طرح بحال نہیں ہو سکے۔ وہ آسانی سے چل پھر تو سکتا تھا، جیسے ہی وہ تیزی سے کوئی کام کرنے لگتا تو نہ کر سکتا تھا۔ وہ پھرتی اور تیزی جو اس کام کے لیے ضروری تھی وہ ابھی تک اس میں پیدا نہ ہو سکی، اس لیے اس نے خود بھی مزید 1.5 ہفتے تک یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چارلی اور مچلی کے بارے میں اس نے کئی بار مختلف لوگوں سے سنا تھا کہ یہ لوگ خاصے ذہین، تیز اور فعال ایجنٹ ہیں۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ اسے اکبی دیوار سے ایسی آہٹ سنائی دی تھی جیسے کسی نے دیوار کو تھپ تھپایا ہو، پھر اسے واضح طور پر آواز سنائی دی تو وہ واپس لیٹ گیا اور اس نے کمبل کو اپنے سر کے اوپر تک کھینچ لیا، لیکن سائیڈ جھولی سے وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر بے اختیار اس نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ دیوار درمیان سے شک ہو کر سائیڈوں میں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کی سائیڈ سے عمران کو ایک غیر ملکی عورت اور غیر ملکی آدمی اس خلا میں کھڑے نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی حد الواسع کوشش کے باوجود چارلی اور مچلی اس کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اسے خیال آ گیا کہ اسے جو نیا کمبل روٹین سے ہٹ کر دیا گیا ہے یہ بھی اس سازش کا حصہ تھا تاکہ چارلی اور مچلی اسے یہاں آسانی سے پہچان لیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی جگہ کسی دوسرے مریض کو ہلاک کر کے واپس چلے جاتے۔ اس وقت تک چارلی اور مچلی دونوں اس کے بیڈ کی سائڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مچلی نے آگے بڑھ کر عمران کے سر اور منہ سے کمبل ہٹا دیا۔ عمران آنکھیں بند کیے ہوئے ساکت پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ تیزی سے نہیں لڑ سکتا اور چارلی اچھا اور تیز فائٹر ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جس سے وہ ان کو قابو کر سکے۔ ان کی آنکھیں تو بند تھی لیکن آنکھوں کے درمیان معمولی سی چھری سے وہ سائیڈ پر کھڑے ہوئے چارلی اور مچلی دونوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ پھر مچلی نے جیب سے ایک چھوٹا سا مائکرو کیمرہ نکال کر اسے آنکھوں سے لگا لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، اور وہ اسی لمحے انتظار میں تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اگر چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن چارلی اور مچلی دونوں کی توجہ سے ہٹ کر مشین پسٹل کی طرف ہو جائے گی۔ وہ لمحہ آ گیا تھا، چنانچہ جیسے ہی ٹریگر دبنے کے باوجود گولی نہ چلی تو وہ دونوں اچھل پڑے اور ان کی توجہ عمران سے ہٹی تو عمران کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے اور اس کے جسم میں موجود سرخ رنگ کا کمبل اڑتا ہوا دونوں پر اس طرح گرا کہ وہ دونوں ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عمران اچھل کر بیڈ سے نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان پر حملہ کرتا ان دونوں نے کمبل سائیڈ پر کر دیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے موجود تھے۔ مچلی کے قریب ہی قدم رکھتے ہوئے عمران تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے مچلی چیختی ہوئی عمران کی پشت پر لات مارنے کے لیے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے چارلی کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرائی اور اپنے ہی زور پر گھومتے ہوئے چارلی کے قدم اکھڑا گئے اور وہ بھی چیختا ہوا مچلی سمیت نیچے جا گرا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے بیڈ کو تیزی سے اپنی طرف گھسیٹا اور چارلی اور مچلی جو نیچے گر کر تیزی سے اٹھ رہے تھے بیڈ کے اوپر آ جانے کی وجہ سے ایک بار نیچے گر گئے اور عمران نے یکلت بیڈ کو واپس دھکیل دیا کیونکہ اس سے معلوم تھا چارلی اپنی طاقت کے زور پر بیڈ کو اچھال دے گا، اور اس طرح بیڈ کو واپس دھکیلنے سے چارلی ایک بار پھر ڈاج کھا گیا۔ وہ بیڈ اچھالنے کے لیے نہ صرف تیزی سے اوپر کو اٹھا تھا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی اونچے ہوئے تھے۔ عمران جو چارلی کی پشت پر لات مار کر ابھی سنبھل ہی رہا تھا مچلی کی اس اچانک حملے کی وجہ سے نیچے گرا، لیکن دوسرے لمحے مچلی بھی چیختی ہوئی اچھل کر اٹھتے ہوئے چارلی سے کسی توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح ٹکرائی، لیکن چارلی نے بھی تیزی سے ہاتھ مار کر اسے بھی اس طرف اچھال دیا اور مچلی چیختی ہوئی سائیڈ دیوار سے جا ٹکرائی۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے بزدل کہلاتے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ چارلی نے یکلک جمپ لگا کر عمران پر حملہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں سائیڈوں سے کھڑی ہتھیلیوں کے وار کر کے عمران کو سر پچکا کر دے گا،
लेकिन जैसे ही उसके दोनों बाजू आपस में जुड़ने के लिए हरकत में आए तो इमरान यकलख नीचे फर्श पर गिर गया और तहखाना ताली की सी आवाज़ों से गूंज उठा। अरे अभी से तालियां बजाना शुरू करती हैं, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो यकलख घूम गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिचली जो साइड दीवार से टकरा कर नीचे गिरने के बाद एक बार फिर इमरान पर हमला आवर हो गई थी। इमरान की यकलख घूम जाने की वजह से वो पूरी कुव्वत से चार्ली से जा टकराई और चार्ली के मुंह से भी इख्तियार गाली निकल ही थी कि मिचली ने गाली के रहते अमल में गुस्से की शिद्दत से पूरी कुव्वत से चार्ली की नाक पर मुक्का चढ़ दिया। वाह, तो ये तो मियाँ बीवी बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई, इमरान ने कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ा क्योंकि चार्ली ने यकलख मिचली का बाजू पकड़ा। उसके साथ ही वो किसी रोड रोलर की तरह दौड़ता हुआ उकबी दीवार की तरफ बढ़ने लगा और दूसरी रात इमरान की पसलियों पर और दूसरी उड़ती हुई मिचली की कनपट्टी पर पूरी कुव्वत से पड़ी और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे, जबकि इमरान एक बार फिर हवा में उछला और इस बार उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से चार्ली के सीने पर पड़े और चार्ली के हलक से घुटी घुटी सी एक चीख निकली, जबकि मिचली कनपट्टी पर इमरान के पैर की सरफ खाकर पहलू के बल नीचे गिरी थी और फिर उसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर साकित हो गई। इमरान एक बार फिर हवा में उछला और दूसरी बार भी उसके जुड़े हुए पैर पूरी कुव्वत से चार्ली के सीने पर पड़े और इस बार चार्ली की आंखें ऊपर को चढ़ गई और जिस्म एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया। चार्ली के मुंह के कोने से खून की लकीर बहने लग गई थी। इमरान पीछे हटा और फिर वापस बेड की तरफ आया। इसने बेड की साइड पर पड़े हुए चप्पल पहन लिए क्योंकि नंगे पैर होने की वजह से उसे उलझन सी हो रही थी। उसके साथ ही वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ दरवाजे के साथ ही दीवार पर स्विच बोर्ड मौजूद था, जिसके निचले हिस्से में एक सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन मौजूद था। ये अलार्म बटन था। उसने उसे प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दरवाज़ा एक धमाके से खुला और 4 मशीन गन बरदार मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? सबसे आगे वाले ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन फिर इमरान के जवाब देने से पहले उसकी और उसके साथियों की नजरें सामने ही फर्श पर पड़े चार्ली और मिचली पर पड़ गई। ओह, ये कौन है? इस पहले आने वाले ने कहा और तेजी से उनकी तरह बढ़ गया, जबकि इमरान वापस बेड पर पैर लटका कर बैठ गया। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर नजर आ रहा था। फॉर्मा के चीफ जैक्सन अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फाइल से नजरें हटाए बगैर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने सर्द लहजे में कहा। चीफ थॉमस हाजिरी चाहता है। दूसरी तरफ से मौतमाना लहजे में कहा, क्या भेज दो, जैक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला और थॉमस अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया। आओ बैठो थॉमस, कब पहुंचे हो? जैक्सन ने फाइल बंद करके उसे एक साइड पर रखते हुए कहा। 1 घंटा पहले पहुंचा हूँ चीफ, बैग अपनी रहायशगाह पर छोड़कर सीधा यहाँ आया हूँ, थॉमस ने जवाब देते हुए कहा। ये बात तो तुम भी तस्लीम करोगे कि तुम नाकाम रहे हो। चीफ के लहजे में सर्द महरी मौजूद थी। यस चीफ, मैं वाकई नाकाम हुआ हूँ, बल्कि दुरुस्त लफ्ज़ों में पूरी तरह नाकाम रहा हूँ। लेकिन बॉस, इसमें मेरा ज़ाती तौर पर कोई कसूर नहीं, थॉमस ने कहा। क्यों? जैक्सन ने चौंक कर और कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ, ये इमरान दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसा धोखेबाज आदमी के बजाय हम आखिर तक उसके खिलाफ कामयाब नजर आते हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में इंकिशाफ होता है कि कामयाब वो हुआ, इसका मुखालिफ पूरी तरह नाकाम हुआ। अब आप सोचें चीफ कि किसको मालूम नहीं कि मैं डॉक्टर अफजल की कार में छुपकर अंदर आ गया और फिर छत से सीढ़ियाँ उतरकर राहदारी में पहुंचा। जहां नर्स ने खिड़की खोल रखी थी वहां कमरे में एक ही बेड था, जिस पर एक आदमी बड़े पुरसकून अंदाज में लेटा था। उसका चेहरा जो कंबल से बाहर था देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मुर्दा हो सकता है। मुझे काम करते हुए उम्र गुजर गई है चीफ, क्या मैं मुर्दा और जिंदा चेहरों के दरमियान फ़र्क भी नहीं कर सकता? वो हर लिहाज से जिंदा आदमी का चेहरा था और वही इमरान था। मैंने उसके शून्य में गोलियां उतारी और फिर मैं कामयाबी से अस्पताल से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने अस्पताल से कंफर्म किया तो मुझे बताया गया कि इमरान हलाक हो चुका है। अब बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन फॉर्मा की साख पर तो असर पड़ा है। इसराइल के सदर ने मुझे अपने ज़राए से मालूम करके बताया है कि ऐसा हुआ है, जबकि मैंने सिर्फ तुम्हारी रिपोर्ट और कामयाबी की रिपोर्ट दे दी थी। बहरहाल अब चार्ली और मिचली नाकाम नहीं होंगे, चाहे वो इमरान कितना ही बड़ा ड्रामाबाज और धोखेबाज क्यों ना हो। चार्ली और मिचली कभी नाकाम नहीं रह सकते, जैक्सन ने कहा और थॉमस एक तवील सांस लेते हुए खामोश रहा। उसने जैक्सन की बात का कोई जवाब न दिया कि फ़ोन की घंटी बज उठी और जैक्सन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।
यस, जैक्सन ने मखसूस लहजे में कहा। इसराइल के सदर से बात कीजिए जनाब, उसी तरफ से कहा गया तो जैक्सन पे इख्तियार चौंक पड़ा। उसने सामने बैठे हुए थॉमस की तरफ देखा और फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। उसे यकीन था कि इसराइल के सदर ने पहले की तरह अपने ज़राए से मालूम कर लिया होगा कि चार्ली और मिचली दोनों अपने मिशन में कामयाब हो गए और वो उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहे थे। इसलिए उसने थॉमस को खसूसी तौर पर सुनवाने के लिए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था और थॉमस भी शायद ये बात समझ गया था, इसलिए उसने भी होंठ भींच लिए। हेलो मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस, चीफ ऑफ फॉर्मा जैक्सन बोल रहा हूँ, जैक्सन ने कहा। जनाब प्रेसिडेंट से बात कीजिए, उसी तरफ से कहा क्या। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई थी और जैक्सन और थॉमस दोनों पहचान गए कि इसराइल के सदर बोल रहे हैं। यस सर, मैं जैक्सन बोल रहा हूँ सर, चीफ ऑफ फॉर्मा सर। जैक्सन ने इंतहाई मोहतबाना लहजे में किया। मिस्टर जैक्सन, क्या आपने अपने एजेंटों को पाकिस्तान में हमारे खसूसी एजेंट अनान निसाद रासहोगी के बारे में भी बताया था? सदर के लहजे में गुस्से की झुलकियाँ नुमाया थी। नो सर, मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि आपने जो कुछ बताया था उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता था। क्या हुआ है सर? जैक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनको रासोगी का पता लग गया और फिर रासोगी से उन्होंने सारी बात मालूम कर ली है। इस तरह पाकिस्तान में अनानी सफ़ीर का मामला भी सामने आ गया है और ये सब कुछ मुझे इस तरह पता चला कि इमरान को जिन सुपर एजेंटों ने कत्ल करना था वो लोग नाकाम रहे हैं और ये सब कुछ आपकी तंजीम फॉर्मा उसके नायल एजेंटों की वजह से हुआ है। हम जल्दी इस सिलसिले में हतमी फैसला करेंगे। दूसरी तरफ से सदर ने इंतहाई परम लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर बगैर कोई बात सुने राब्ता ख़त्म हो गया तो जैक्सन ने ढीले हाथों से रसीवर रख कर मेज़ पर मौजूद टिशू पेपर के डब्बे से टिशू निकाल कर उसने पेशानी पर आने वाला पसीना साफ किया। चीफ, चार्ली और मिचली बेहद होशियार एजेंट हैं। वो लाजमन इस इमरान का खात्मा कर देंगे। अगर इस इमरान का खात्मा हो जाए तो ना सिर्फ सदर इसराइल बल्कि पूरी दुनिया की यहूदी फार्मा की तारीफ करेंगी। थॉमस ने कहा तो जैक्सन चौंक कर इस तरफ थॉमस को देखने लगा जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था और इसराइल के सदर ने जिस बरहम अंदाज में जैक्सन को डांटा था वो सब कुछ थॉमस भी सुन रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चार्ली और मिचली लाजमन कामयाब लौटेंगे। वो आज तक कभी नाकाम नहीं रहे। मिचली की जहानत यकता है तो चार्ली फाइट और ताकत में यकता है। जैक्सन ने एक बार फिर खुद कलामी के से अंदाज में कहा। फिर उससे पहले कि वो कुछ और कहता फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। वो शायद चार्ली और मिचली का फ़ोन होगा, जैक्सन ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, जैक्सन ने अपने मखसूस लहजे में कहा। चीफ, पाकिस्तान से कोई अली इमरान आपसे बात करना चाहता है। कराओ बात, मैं बखूबी सुन रहा हूँ। हेलो, जैक्सन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ फार्मा, जैक्सन ने लहजे के रोबदार बनाते हुए कहा। पाकिस्तान से अली इमरान, MSc ऑक्सन बोल रहा हूँ मिस्टर जैक्सन। तुम और तुम्हारी तंजीम अभी भली यूरोप और एकेडमिया में काम कर रही थी, फिर तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि तुमने अपने एजेंट पाकिस्तान भिजवाने शुरू कर दिए। मारूफ कॉल है कि अपने जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। और सुनो, मैं अपनी ज़ात पर होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता, इसलिए तुम्हारे एजेंट थॉमस को जिंदा सलामत वापस जाने दिया, वरना थॉमस इस तरह जिंदा सलामत काफिस्तान से वापस ना पहुंच सकता था। और जहां तक तुम्हारे सुपर एजेंट चार्ली और मिचली का ताल्लुक है तो इनका मिशन भी मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं उन्हें भी जिंदा वापस भिजवा देता। लेकिन चार्ली ने अस्पताल की एक गार्ड की गर्दन तोड़कर उसे हलाक कर दिया और पाकिस्तान का एक आदमी भी तुम और तुम्हारे फार्मा से ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसके जवाब में चार्ली भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ये और बात है कि वो मुझ मरीज से फाइट के दौरान हलाक हुआ है। बहरहाल इस गार्ड की मौत का इंतकाम कुदरत ने उससे खुद ही लिया है और मिचली ज़िंदा है। इसे मैंने फार्मा का पूरा सेटअप मालूम कर लिया है। मिचली को मैं इसलिए ज़िंदा वापस भिजवा रहा हूँ कि एक तो वो औरत है, दूसरी उसने सिवाय मुझ पर हमला करने की साजिश के अपने शौहर चार्ली की तरह किसी पाकिस्तानी को हलाक नहीं किया। और ये भी सुन लो कि ये तुम्हारे और तुम्हारी तंजीम के खिलाफ एक वार्निंग है। आइंदा अगर तुम्हारे किसी एजेंट ने किसी भी मकसद के लिए पाकिस्तान का रुख किया तो फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारी तंजीम। दूसरी तरफ से मुसलसल बोलते हुए कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और काश जैक्सन ने इस तरह रिसीवर रख दिया जैसे वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी भी हार गया हो। काश हमें इमरान को टारगेट करने का मिशन ना लेते, जैक्सन ने इंतहाई पसे मुर्दा से लहजे में कहा। उसके साथ ही उसका जिस्म कुर्सी पर ढीला पड़ता गया। वो शायद शदीद तरीन ज़हनी दबाव पे की वजह से अपने आप को संभाल ना पा रहा था।
इमरान दानिश मंजिल में बैठा कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और टाइगर को कॉल करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम इस वक्त, ओवर। इमरान ने पूछा। अपने कमरे में हूँ बॉस, पिछली रात में काफिरिस्तान से वापस यहाँ पहुँचा था, अब तैयार होकर निकल रहा था कि आपकी कॉल आ गई बॉस, ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। थॉमस का क्या किया तुमने, ओवर। इमरान ने पूछा। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था और उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों की गांठ खोल दी थी ताकि मेरी जाने के बाद वो खुद ही रस्सियों से आज़ाद होकर वापस जा सके, ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, इमरान के सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो की तरफ इमरान ने देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस चार्ली और मिचली को तलाश करना है। मैंने थॉमस से इनके हुलिये और कदोकामत के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं जल्दी उन्हें तलाश कर लूँगा, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। अगर तुम इसी रफ्तार से काम करोगे तो फिर होगा क्या, ओवर। इमरान ने कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। बॉस, ये ठीक है कि देर हो चुकी है, लेकिन मैं तो इस वक्त ही काम पर निकलता हूँ क्योंकि अंडरवर्ल्ड में दोपहर के बाद ही काम का आगाज़ होता है। दिन के पहले टाइम तो सब सोए रहते हैं, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में हल्की सी हैरत का अंसर नुमाया था। जिस चार्ली और मिचली को तुम अब तलाश करने के लिए निकल रहे हो, वो दोनों अस्पताल में मुझ पर हमला कर भी चुके हैं। अब तुम्हारी तलाश करने का क्या फ़ायदा होगा, इमरान ने कहा। ओह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप इस हमले से भी बच गए। क्या हुआ इस चार्ली और मिचली का बॉस, ओवर। टाइगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो टाइगर के खलूस और इमरान से उसकी मोहब्बत को देखकर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान ने उसे हमले की तफसील बताने के बाद चार्ली और मिचली के बारे में बता दिया था। बॉस, आपने पहले थॉमस को भी जिंदा वापस जाने दिया और अब मिचली को भी जिंदा वापस भिजवा दिया। ये ऐसे लोग हैं जो किसी का एहसान नहीं समझते, ये फिर हमला करेंगे, ओवर। टाइगर ने कहा। मैं अपनी ज़ात पर होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता टाइगर, बस अल्लाह ताला पर छोड़ देता हूँ। तो फिर आप मुझे इजाज़त दें, मैं जाकर इनका खात्मा कर लेता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम क्या करोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाकर फॉर्मा के चीफ का खात्मा कर दूंगा और उसके हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बचा दूंगा, ब्लैक जीरो ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। उसके बाद, क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि फॉर्मा का नया हेडक्वार्टर नहीं बन सकेगा और नया बॉस नहीं रखा जा सकता, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने भी इख्तियार इस तरह तवील सांस लिया जैसे इमरान के जवाब से खासी मायूसी हुई। आप तो किसी काम को नहीं करने देते। बहरहाल, अब क्या प्रोग्राम है आपका, ब्लैक जीरो ने कदरे ढीले लहजे में कहा। प्रोग्राम वही जिससे कहा तो ब्लैक जीरो पे इख्तियार चौंक पड़ा। कौन सा प्रोग्राम, जिसके रोकने के लिए मुझ पर 2 जानलेवा हमले किए गए हैं। हाँ, ब्लैक हेड लेबॉर्ट्री। वो न सिर्फ पाक एशिया बल्कि पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ यहूदियों की इंतहाई खौफनाक साजिश है। इसका खात्मा फौरी तौर पर ज़रूरी है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो कब जा रहे हैं आप, ब्लैक जीरो ने कहा। पहले एक उधार चुकाओ तो दूसरे का एतबार किया जा सकता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार उछल पड़ा। उधार, क्या मतलब, कैसा उधार, ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। इस मिशन का एक बड़ा सा चेक दोगे तो दूसरे मिशन के बारे में सोचा जा सकता है, इमरान ने कहा। किस मिशन का चेक मांग रहे हैं आप, ब्लैक जीरो ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। मिशन 2, टारगेट इमरान ने जवाब दिया। इस मिशन की वजह से आप फौरी सेहतमंद हो गए हैं, इसलिए चेक मांगने की बजाय पूरी टीम को अपनी सेहतयाबी की खुशी में दावत खिलाएं, ब्लैक जीरो ने कहा। पहले सुलेमान को तो दावत खिला लूं, वो मेरे सर है कि उसकी वजह से थॉमस नाकाम हुआ, फिर बाकी मेंबरों का नंबर आएगा और दावत पर भी खर्च आता है, और मैं तो ठहरा बीमार, और तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान में बीमार की माशी हालत क्या होती है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। Like, comment, share, press the bell icon.